हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए, लीनियर प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर। देखो क्लास, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, तो इसका एक भी मार्क्स मेरा कोई भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहिए क्लास। ओके नो? सो अभी 7.2 में मैंने बताया था कि 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन हमें ना थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम जैसा गिवन था एंड मेरे बहुत सारे बच्चों ने उसे सॉल्व भी किया होगा, बट फिर भी कुछ बच्चे अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं उन्हें हेल्प कर देता हूँ। ओके नो? क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो कुछ सिचुएशन दिया है एंड हमें पूछा है कि कंस्ट्रक्ट इन इक्वेशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन। इन इक्वेशन मतलब पहले हमें इक्वेशंस बनाने हैं एंड उसको ड्रॉ करके, ग्राफिकली ड्रॉ करके फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करना है। सो पहले टास्क अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास? यस, ओके। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, देखो क्लास, आर्टिकल ए एंड बी, दो आर्टिकल्स है और जिसमें कंपोनेंट क्या है, सिल्वर एंड गोल्ड। सो आर्टिकल ए में 1 यूनिट का गोल्ड एंड 3 यूनिट का सिल्वर लगने वाला है एंड आर्टिकल बी में 2 यूनिट का गोल्ड एंड 2 यूनिट का सिल्वर लगने वाला है। और मैन्युफैक्चरर के पास टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना है, तो 4 यूनिट का है एंड टोटल अमाउंट ऑफ सिल्वर कितना है, तो 6 यूनिट का है। ओके नो? सो दीज आर व्हाट कंडीशंस। तो हमने क्या किया है, पहले आर्टिकल ए जितने भी यूनिट्स होंगे उसे हम वेरिएबल एज्यूम कर देते हैं, दैट इज व्हाट एक्स यूनिट। ओके नो? सो लेट एक्स बी द यूनिट ऑफ आर्टिकल ए एंड वाई बी द यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, ये टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर दे दिया है ना, तो आर्टिकल ए कितने यूनिट का बन सकता है एंड आर्टिकल बी कितने यूनिट का बन सकता है। आर यू गेटिंग मी? तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें बेसिकली फाइंड करनी है। सो दैट इज व्हाट अवर टास्क। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये फॉर्मुलेट करना है, बेसिकली हमें वैल्यू भी फाइंड नहीं करनी है, हमें फॉर्मुलेट करना है। सो देखो क्लास, हमने एक्स एंड वाई पहले एज्यूम कर लिया है। ओके नो? अब देखो, एक्स टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स वाई। ओके नो? अभी यहाँ पे समझो 5 यूनिट हो, 5 आर्टिकल्स होंगे। 5 आर्टिकल्स मीन्स व्हाट, 1 यूनिट 5 टाइम्स यूज होंगे ना, तो 1 into 5 होता था। तो यहाँ पे x यूनिट्स है, कितने x यूनिट्स है, मतलब x आर्टिकल्स है समझो। तो ये क्या हो जाएगा, गोल्ड कितना लगेगा, 1 into x एंड आर्टिकल भी कितने y है, तो 2 into y। सो 1 into x इज x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है। यस और नो? बिकॉज हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना है, 4। अब फॉर्मुलेट करते समय इन इक्वेशन हमें बनाना, कंस्ट्रक्ट इन इक्वेशन, तो हमें पहले x एंड y पता चल चुका है और यहां से हमें कंडीशन क्या समझ में आ चुका है, x एंड y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो x एंड x must be greater than or equal to 0 and y must be greater than or equal to 0. So this is what our first in equation में जो भी इक्वेशंस आएंगे उनमें से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सेकेंड हमने जो डिस्कस किया वो कि बाबा 1 into x यूनिट है ना ये, तो x यूनिट ऑफ गोल्ड प्लस 2y यूनिट ऑफ गोल्ड, तो इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस 2y मैक्सिमम वैल्यू, तो लेस देन और इक्वल टू ही होगा ना, उससे कम भी यूटिलाइज हो सकता है, बट मैक्सिमम अगर यूटिलाइज करना है तो इक्वल टू 4 हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास? अब अगर ये समझ में आ चुका है तो ये सिल्वर के लिए भी आपको समझ में आ चुका है। 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, दैट्स इट। क्या क्या क्या, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, यही तो कंस्ट्रक्ट इन इक्वेशन है। तो ये इक्वेशंस मतलब क्या, हमारा आधा आंसर खत्म हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलो जल्दी से कर देंगे इसको भी।
अब फर्स्ट पॉइंट निकालना है हमें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। चलो हम चार्ट भी निकाल देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 0 डाला तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। यस और नो क्लास? और साइन कौन सा है? लेस देन और इक्वल टू साइन है। तो यहाँ पे अगर मैंने 0 0 डाला तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। यस, सो ओरिजिन के साइड वाला रीजन होगा। यस और नो क्लास? सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो y इज इक्वल टू 3 मिला, y इज इक्वल टू 0 डाला तो x इज इक्वल टू 2 मिला। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू है तो ओरिजिन वाला साइड ही आने वाला है। ओके नो? सो यहाँ पे देखो क्लास, ये 0,2 मतलब ये पॉइंट हो गया। देन 4,0 मतलब ये पॉइंट हो गया। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देन 0,3 मतलब ये पॉइंट हो गया, एंड 2,0 तो 2,0 मतलब ये पॉइंट हो गया। सो दिस इज व्हाट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दोनों लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी है। यहाँ पे क्या है देखो, ओरिजिन वाला साइड, इस लाइन के ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है? बॉटम में आ रहा है, तो ये नीचे वाला रीजन होगा। यस और नो क्लास? इस लाइन के भी ओरिजिन वाला साइड मतलब ये वाला रीजन होगा। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या मिल रहा है? दिस इज व्हाट कॉमन रीजन। अब आप पूछोगे ये पूरा रीजन होना चाहिए, नहीं, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। देखो ना, x ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या? ये वाला रीजन। y ग्रेटर देन 0 है मतलब ये वाला रीजन। तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतना ही पोर्शन हम कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट आवर फिजिबल रीजन। देखो यार, हमें पूछा था कंस्ट्रक्ट इन इक्वेशन, तो कंस्ट्रक्ट कर दिया, एंड फिजिबल सॉल्यूशन, तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो इन दिस फैशन हमने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया है। यस और नो क्लास? अब नेक्स्ट 8 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्या पूछा है? देखो क्लास, वो एक फर्नीचर वाला है और उसको टोटल 15,000 इन्वेस्ट कर सकता है। टोटल कितना? 15,000। तो चेयर एंड टेबल्स वो खरीदने जा रहा है। ओके, चेयर्स एंड टेबल्स। तो एक टेबल की वैल्यू हमने x एज्यूम कर ली एंड एक चेयर की वैल्यू हमने y एज्यूम कर ली। तो वो वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो मिल चुका है, दैट इज व्हाट x एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस और नो क्लास? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास, अदरवाइज आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, तो ये पूरा सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ये अगर कंडीशन आप आइडेंटिफाई करते हो तो ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सॉल्यूशन दिखेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है? देखो कंडीशन क्या है, उसके पास स्टोरेज के लिए मैक्सिमम कितनी जगह है? तो 60 पीसेस वो रख सकता है। 60 पीसेस मींस चेयर्स एंड टेबल्स को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 60 होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो स्पेस ही नहीं है उसके पास स्टोर करने के लिए। तो मैक्सिमम वो कितना लेगा, कितना खरीदेगा? 60 पीसेस। तो यहां से क्या हमें समझा, ये x भी द नंबर ऑफ टेबल्स है, सॉरी वैल्यू नहीं है, x भी द नंबर ऑफ टेबल्स है एंड y भी द नंबर ऑफ चेयर्स है। सो टोटल नंबर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो 60 होना चाहिए। तो हमें दूसरा इक्वेशन क्या मिला? x प्लस y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 60। ओके नो, मैक्सिमम 60, उससे कम भी चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने यहाँ पे प्राइस बोला होगा इनिशियली, तो वो गलती से बोला है। ये क्या है? नंबर ऑफ टेबल्स कितने? x है, नंबर ऑफ चेयर्स कितने? y है। तो x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 60। देन अभी देखो कॉस्ट दे दिया,
कॉस्ट ऑफ टेबल कितना है 150 रुपीज, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 150 एंड एक चेयर की कॉस्ट कितनी है 750, 150 750, ओके नो। सो समझो x नंबर ऑफ टेबल्स है तो 150 इंटू एक्स इतना रुपीज लगेगा, किसके लिए, सारे टेबल्स के लिए, ओके नो। एंड y चेयर की नंबर ऑफ चेयर्स कितने y है तो y इंटू 750, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ टोटल चेयर। तो कॉस्ट ऑफ टोटल टेबल एंड कॉस्ट ऑफ टोटल चेयर, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए 15,000, बिकॉज वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा 15,000, ओके नो। सो लेस देन और इक्वल टू 15,000। तो ये तीन इक्वेशन देखो ना, ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया क्या, इन इक्वेशन। अब फिजिबल रीजन भी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो क्लास, ये x ये y। अभी फर्स्ट x एंड y ग्रेटर देन 0 मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, दिमाग में फिट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, मतलब y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तब x इज इक्वल टू 60, तो ये 60,0 वाला पॉइंट मिल चुका है क्लास। अभी मैंने टेबल नहीं बनाया, ऐसा टेबल बनाना चाहिए बट मैंने नहीं बनाया बिकॉज अभी मेरा माइंडसेट हो चुका है। बट आप क्या करोगे, यहाँ पे टेबल में लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू 60, जब y इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 60। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, 150 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यही इक्वेशन कैसा दिखना चालू हो जाएगा क्लास, x 5y और ये 150 से डिवाइड कर दिया 150 से, तो ये क्या हो गया 100 हो गया, यस और नो क्लास। तो x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 100, यही इक्वेशन है, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 बोला तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो 100 मतलब ये 100,0 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 डाला तो 5y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आ जाएगा येस और नो 0,20। तो ये रीजन देखो ऐसे कुछ दिखने लगेगा, ओके नो। सो दीज आर टू इक्वेशंस और दोनों लेस देन है, लेस देन मतलब ओरिजिन वाला है, तो ये बेसिकली कॉमन रीजन आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा है क्लास, पक्को समझा है, ओके नो। सो दिस इज व्हाट फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, ओके नो। हमने कंस्ट्रक्ट किया इन इक्वेशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया है। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3। अब उसमें हमें क्या करना है, देखो क्लास, हमें सिचुएशन दिया होगा एंड हमें फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके नो। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें फॉर्मुलेट करना है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम, क्या मैं बोल सकता हूँ, मिनिमम कॉस्ट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए और समथिंग लाइक दैट, मिनिमम कॉस्ट के लिए, ओके नो। सो प्रॉफिट ये हमें ऑलवेज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। कॉस्ट हमें क्या चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, यस और नो क्लास, यस, ओके। कार होगी तो डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल करना होगा या मिनिमम करना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो सिचुएशन को हमें फॉर्मुलेट करना है, ओके नो। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी एक फैक्ट्री है और उसमें ABCD ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसमें हर एक के लिए कितना इंग्रेडिएंट्स लग रहा है एंड कितना टाइम खर्च हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग, तो उसमें हमें कौन से प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये सब ओवरऑल जो डिसीजन है वो
मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर लिया जाता है। ऐसे कुछ भी इमोशनल होके हमें डिसीजन नहीं लेना है। इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलर फैशन में हमें देखो शेयर मार्केट्स वगैरह होता है तो उसमें अलग स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, बट मैथमेटिक्स यूज करके हमें डिपेंड रहना है कि इस कंपनी के शेयर हमें खरीदने हैं या इस कंपनी के शेयर हमें अभी बेचने हैं एंड ऑल दोस थिंग। सो ये सारे डिसीजन है ना, मैथमेटिक्स को दिमाग में फिट करके उसको यूज करके हम लेते हैं। ओके नो? सो कंपनीज ऐसे ही रैंडम नहीं डिसीजन लेती। इज दैट क्लियर टू यू? तो उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं क्लास। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या? ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ये उसका बेसिक फंडा होता है। तो ये सब समझने के लिए ये एक बेस लेवल का नॉलेज है। ओके नो क्लास? स्टैटिस्टिक्स को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, बट एकदम बेसिक नॉलेज है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंपनी में दो गैजेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ए एंड बी। ओके नो? सो हम नंबर ऑफ गैजेट्स, ए के कितने गैजेट्स बन रहे तो x एज्यूम कर लेंगे। सो x बी द क्या? नंबर ऑफ गैजेट ए एंड y क्या हो जाएगा? गैजेट बी। ये समझ में आ चुका है। अब गैजेट ए में क्या हो रहा है? फाउंड्री में 10 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ओके नो? एंड मशीन शॉप में 5 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ओके नो? तो इतना टाइम गैजेट ए लेता है, वेयरएज गैजेट बी क्या करता है? फाउंड्री में 6 यूनिट ऑफ टाइम एंड मशीन शॉप में 4 यूनिट ऑफ टाइम। ओके, अब टोटल टाइम अवेलेबल हमें कितना दिया है? फाउंड्री का दिया है 60 यूनिट टाइम एंड मशीन शॉप का 35 यूनिट टाइम। ओके नो? तो ये सिचुएशन हमें दे दिया एंड अलोंग विद दिस चार्ट हमें क्या बताया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए गैजेट के सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट है? तो 30 रुपीज पर यूनिट, 30 रुपीज पर यूनिट। एंड बी के ऊपर कितना है? 20 रुपीज पर यूनिट। तो हमें फॉर्मुलेट करना है एलपीपी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें फॉर्मुलेट करना है। अभी देखो क्लास, ये तो हमारा दिमाग में फिट हो चुका है फर्स्ट प्रोसीजर। अब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो गैजेट्स है, नंबर ऑफ गैजेट्स, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। नंबर ऑफ गैजेट्स एक भी नहीं बनाया तो 0 रहेगा, या 1 2 3 4 नेगेटिव कभी हो नहीं सकता ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये पहले सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्या देखो ना, टोटल टाइम अवेलेबल कितना बताया? 60, और यहाँ पे गैजेट ए के कितने x यूनिट्स है? तो ये 10x, और यहाँ पे y है तो 6y। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10x प्लस 6y, इतना टोटल टाइम फाउंड्री का रहेगा, और वो कितना अवेलेबल है? 60। तो मैक्सिमम कितना वो हो सकता है? 60। यस और नो क्लास? और मशीन शॉप के लिए क्या होगा? ए गैजेट्स के कितने हैं? 5, तो 5x टाइम मशीन शॉप में ए गैजेट के लिए, 4 इंटू वाई, 4y कितना? गैजेट बी के लिए टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? और वो कितना अवेलेबल है? 35। इज दैट क्लियर टू यू? ओके नो? ये हो गए कंस्ट्रेंट। और हमें क्या पूछा है? प्रॉफिट ना, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सेल ए के ऊपर कितना है? 30 रुपीज पर यूनिट। सो मैक्स प्रॉफिट के लिए हम क्या बोल देंगे? 30 यूनिट्स पर यूनिट। बट ए के लिए हमने कितने एज्यूम किए? x ना। सो 30 इंटू एक्स, ये गैजेट ए का प्रॉफिट हो जाएगा, एंड 20 इंटू वाई, ये गैजेट बी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का दिस इज व्हाट इक्वेशन? यस और नो? मैक्सिमम प्रॉफिट को हम क्या बोल देंगे? z बोल देंगे। तो
मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या चाहिए क्लास, ये मैक्सिमम के लिए चाहिए ना, मैक्सिमम। सो z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो z इज क्या, टोटल प्रॉफिट। z क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो वो कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। सो ये हो गया मैक्सिमा का कंडीशन। और सब्जेक्ट टू क्या क्या कंडीशन मिला, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन क्या मिला 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60 एंड 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। सो ये हो गया बॉक्स में जो है वो फाइनल आंसर। हमने क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया, क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। किसके लिए, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो ये अच्छी तरह से समझाए तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, फिर से एक बार चेक कर लो, एंड दिक्कत होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? ओके। सो ये सब मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यार, उन्होंने क्या बोला है, फॉर्डर 1 उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ए 2 यूनिट्स के, न्यूट्रिएंट्स बी 2 यूनिट्स के एंड न्यूट्रिएंट सी 1 यूनिट का है। ओके नो? एंड फॉर्डर 2 में क्या 1 3 1। ओके। और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स ए कितना जाना चाहिए, तो 14 यूनिट्स का जाना चाहिए। देन न्यूट्रिएंट बी कितना, तो 22 एंड न्यूट्रिएंट सी 1 यूनिट का। ये मैक्स इतना कंटेंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये हमें कंडीशंस दे दिया है। एंड लास्ट में क्या बताया, कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1 इज 3 रुपीज पर यूनिट। तो इसका कॉस्ट क्या 3 रुपीज पर यूनिट है एंड फॉर्डर 2 का 2 रुपीज पर यूनिट। सो हमें LPP फॉर्मुलेट करना है फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ फॉर्डर। फॉर्डर के मिनिमम कॉस्ट के लिए हमें LPP फॉर्मुलेट करना है। तो चलो, जो हमें यहाँ पे दे दिया है ना कॉस्ट ऑफ फॉर्डर 1, तो हम क्या बोल देंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉर्डर 1। वैसे ही y क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉर्डर 2। तो ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 एंड फॉर्डर 2 हमें पता चल चुका है। तो उन्होंने फॉर्डर 1 की कॉस्ट क्या बोली है, 3 रुपीज पर यूनिट ना। सो 3x ये कॉस्ट हो जाएगी प्लस 2 रुपीज पर यूनिट फॉर्डर 2 के लिए। तो y यूनिट के फॉर्डर 2 है तो 2y, ये क्या हो जाएगा z, वेर z क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फॉर्डर। और वो हमें कैसे चाहिए, मिनिमम चाहिए, यस और नो क्लास। सो मिनिमम चाहिए, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये हो गया हमारा मिनिमम। बेसिक फंक्शन हमारा डिफाइंड हो चुका है, दैट इज व्हाट हमें कॉस्ट चाहिए, और वो कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए। सो z इज अ कॉस्ट एंड विच इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब हमें कंडीशंस देखना है, तो देखो क्लास कंडीशंस क्या क्या है। अब न्यूट्रिएंट्स ए को कॉन्सेंट्रेट करो यार। न्यूट्रिएंट्स ए का मैक्सिमम कंटेंट कितना होना चाहिए, 14। ओके नो, 14 यूनिट। फॉर्डर 1 में न्यूट्रिएंट्स ए कितने, 2। तो अगर मैंने x यूनिट का फॉर्डर 1 लिया तो ये क्या बन जाएगा 2x, एंड y यूनिट का फॉर्डर 2 ले लिया तो ये y बन जाएगा तो 2x प्लस y। ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, 2x प्लस y, ये मैक्सिमम 14 होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन हो गया। एंड सेकेंड क्या मिल जाएगी, देखो ना क्लास, न्यूट्रिएंट बी के लिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, और उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 22। तो 2x प्लस 3y, ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए 22। एंड लास्ट वाला क्या, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। न्यूट्रिएंट सी के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड हमें पता है कि ये नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉर्डर 2 x एंड y
वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 0 हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट क्या कंडीशन होगी, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गई सब्जेक्ट टू कंडीशन। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये हमारा फॉर्मूलेट हो गया LPP फॉर मिनिमम कॉस्ट। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? तो यहाँ पे देखो लिखना कैसे, पहले ये एज्यूम कर लो, ओके नो, एजम्पशन x एंड y, z क्या होगा वो, बाद में फटाक से फंक्शन को डिफाइन करो, मिनिमम का फंक्शन होगा तो मिनिमम, मैक्सिमम का होगा तो मैक्सिमम, तो ये चीज़ हो गई, ओके नो। बाद में हमारे प्रॉब्लम्स में जो भी कंडीशंस दे दिया है उसको पहले वर्ड्स में लिखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला है, न्यूट्रिएंट ए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, ओके नो। सो न्यूट्रिएंट ए मस्ट बी प्रेजेंट, मैक्सिमम प्रेजेंट कितना होना चाहिए, 14 यूनिट्स का। बट हमने क्या एज्यूम किया है, x यूनिट ऑफ ऑर्डर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स है ना, तो 2 टाइम्स x प्लस 1 टाइम्स y, दैट मस्ट बी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 14। तो उससे हमें ये इक्वेशन मिला। ऐसे ही सेकेंड के लिए वर्ड्स में लिखो, उसका इक्वेशन लिखो, थर्ड के लिए वर्ड्स में लिखो, उसका इक्वेशन लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ऑर्डर नेवर बी नेगेटिव, सो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे पहले वर्ड्स में लिखो एंड बाद में उस कंडीशन को हाईलाइट कर दो, और लास्ट में ऐसा बॉक्स बना के फंक्शन मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वो यहाँ पे लिखना, z इज इक्वल टू जो भी फंक्शन बना होगा वो, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस। इज दैट क्लियर टू यू? तो फॉर्मेट मेरे हर एक बच्चे को पता चल चुका है, ओके नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या बता रहा है, जॉन एक कार ड्राइवर है और उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगा, तब वो पेट्रोल के ऊपर कितना मनी स्पेंड करता है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उतना उसको 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए पेट्रोल के ऊपर कितना खर्च आता है क्लास, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। देन अगर उसने स्पीड मैक्सिमम कर दिया, दैट इज व्हाट, बढ़ा दिया, और 60 का 90 किलोमीटर पर आवर पे उसने कार को रन किया, तो उसको पेट्रोल के लिए खर्चा कितना आता है क्लास, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, ओके नो। उसके पास पेट्रोल के लिए टोटल मनी कितने अवेलेबल है, 600 रुपीज़। कितना, 600 रुपीज़। तो हमें फॉर्मुलेट क्या करना है, देखो फॉर्मुलेट LPP फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस इन एन आर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इन एन आर। 1 आवर में वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है अगर ये कंडीशंस आपको दिए होंगे तो, ओके नो। तो यहाँ पे हमें कैसे डील करना है, देखो क्लास, ये टेबुलर फॉर्म में कुछ भी डेटा नहीं दिया है तो ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज हमें थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। तो देखो क्लास, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर जॉन ने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से, ओके, एंड x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया 90 किलोमीटर पर आवर से। ये पहले सिचुएशन आपको इमेजिन हो रही है क्लास, ओके नो। तो हमने x1 क्या ले लिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जॉन विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड x2 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन विथ 90 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का, ओके। अब टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, यस और नो क्लास। सो टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कितना है x1 अपॉन स्पीड कितना है 60, प्लस डिस्टेंस कितना है x2 अपॉन स्पीड कितना है 90, और वो कितना होना चाहिए क्लास, 1 आवर। यस और नो, यस और नो। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है, बिकॉज इन एन आवर में पूछा है ना क्लास, ओके। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बेसिकली क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 ना। सो दिस इज व्हाट अवर z, और z क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय जॉन इन 1 आवर। ओके नो। सो z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो z हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम चाहिए। अब कंडीशंस क्या क्या है वो देखते हैं क्लास। हमें कंडीशंस क्या दिया है कि उसके पास 600 टोटल रुपीज है, एंड वो जब 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो कितना स्पेंड करना पड़ रहा था पेट्रोल के लिए, 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब 5 रुपीज पर किलोमीटर है तो टोटल कितना किलोमीटर, x1 किलोमीटर जॉन ने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया। तो 5 रुपीज पर किलोमीटर इंटू x1 किलोमीटर, तो ये इतना रुपीज वो स्पेंड करेगा x1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज वो 60 किलोमीटर पर आवर के लिए 5 रुपीज स्पेंड कर रहा था। तो 5 इंटू x किलोमीटर ना, यस और नो क्लास। और यहाँ पे कितना, 8 रुपीज, तो 8 इंटू x2 दैट इज, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है क्लास, 600 रुपीज। सो ये लेस देन और इक्वल टू 600, ये एक कंडीशन आ जाएगा, यस और नो। एंड x1 कभी भी लेस नहीं होगा ना जीरो से। x1 क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आइदर वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा तो जीरो आएगा, बट नेगेटिव नहीं होगा। So x1 must be greater than or equal to 0 and x2 must be greater than or equal to 0. Is that clear to you? पक्का समझ में आ चुका है क्लास। तो यहाँ पे देखो ना कंस्ट्रेंट क्या क्या आ गए। ये मैक्स के लिए z, मैक्सिमम के लिए क्या आ गया, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या क्या है क्लास, x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0, then 5x1 plus 8x2 less than or equal to 600, and x1 upon 60 plus x2 upon 90 that is equal to 1 hour, or we can say this. Is that clear to you? अच्छी तरह से समझा है। अब सबसे लास्ट वाला प्रॉब्लम देख लेंगे क्लास। उसमें क्या दिया है देखो, ब्रिक को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो, ईट ब्रिक, ओके नो। और वो कैसे, सीमेंट प्लस सैंड की है, ओके नो, कंक्रीट की, दैट इज व्हाट, सीमेंट प्लस सैंड की। अब उसमें कुछ कंडीशंस दे दिया है देखो क्लास। फर्स्ट कंडीशन है वेट ऑफ ब्रिक, वो एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 kg होना चाहिए। आर यू रियली गेटिंग मी, इज दैट क्लियर टू यू? सो ये क्या होना चाहिए, कम से कम 5 kg, ओके। देन कॉस्ट ऑफ सीमेंट 20 रुपीज पर kg, कॉस्ट ऑफ सीमेंट क्या है, 20 रुपीज पर kg। कॉस्ट ऑफ सैंड कितना है, 6 रुपीज पर kg। सो और भी एक कंडीशन दिया है कि ब्रिक का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब क्या रेशो होना चाहिए, ओके नो, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम 4 kg का सीमेंट होना चाहिए ब्रिक में, मिनिमम 4 kg का सीमेंट। उससे ज़्यादा होगा अच्छी बात है, बट मिनिमम 4 kg का सीमेंट होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। सैंड की क्वांटिटी ब्रिक में 2 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन, ये फंडे हमें यूज करने होंगे क्लास। सो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ओके नो। हमें एंड में फॉर्मुलेट क्या करना है, एलपीपी फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ ब्रिक। ब्रिक की हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, उसके लिए एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, कोई इशू नहीं क्लास। कॉस्ट ऑफ सीमेंट 20 रुपीज पर kg बताया हुआ है। सो हम x1 be the unit of cement use in brick ऐसे बोलूं, एंड x2 क्या होगा, सैंड यूज इन ब्रिक, ओके नो।
सो अगर ये x1 है x2 है तो 20 इंटू x1 प्लस 6 इंटू x2, ये क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक हो जाएगी, यस और नो। और उसे मैं z से रिप्रेजेंट करता हूं एंड z कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यों, बिकॉज z इज अ कॉस्ट ऑफ ब्रिक। यहां पे लिख दो थर्ड, z इज अ कॉस्ट ऑफ ब्रिक, तो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आवर मेन फंक्शन, ये समझ में आ चुका है। अब कंस्ट्रेंट देखते हैं क्लास, सब्जेक्ट टू कंडीशंस देखते हैं। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, फर्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि वेट ऑफ ब्रिक एटलीस्ट 5 kg। एटलीस्ट 5 kg मतलब क्या, ये x1 बी द वेट ऑफ सीमेंट ना, यस और नो क्लास। यूनिट से अच्छा मैं बोल दूं यहां पे वेट बोल दूं, वेट, ओके नो। सो x1 क्या है, वेट ऑफ सीमेंट है, यस और नो। पर ब्रिक में, 1 ब्रिक में कितना वेट यूज किया है, x1 वेट का सीमेंट यूज किया है। सो ये x1 प्लस x2, तो ये टोटल वेट ऑफ ब्रिक हो गया। एंड उन्होंने क्या बताया, एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए, मतलब 5 से बड़ो चलेगा बट कम से कम 5 होना चाहिए। तो x1 प्लस x2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। दिस इज व्हाट आवर सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 1। क्लियर है, तो ये तो हो चुका। अब सेकेंड क्या बताया, ब्रिक में मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट, मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वेट है तो वो x1 है, तो x1 मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट होना चाहिए। मिनिमम मतलब x1 की वैल्यू 4 या 4 से बड़ो होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आवर कंस्ट्रेंट नंबर 2 या सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 2, यस और नो क्लास। एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। सैंड कितनी है यहाँ पे, x2, तो x2 नॉट मोर देन 2 kg, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, उससे कम भी चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अरे पक्का बोलो। एंड हमें पता है x1 एंड x2 की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इधर वो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। सो हमें पता है x1 एंड x2 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फोर्थ कंडीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो दीज आर व्हाट सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड आवर मेन फंक्शन क्या है, कॉस्ट। और कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। तो इन दिस फैशन हमने फंक्शन को एंड सब्जेक्टेड कंडीशन को अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है क्लास, यस और नो। सो देखो क्लास, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी डायलॉग मार दिया है कि बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके मार्क्स हमें फुल मिलने चाहिए। एंड इसके लिए आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना चाहिए ऑन पेपर, ओके नो। ऐसे ही सिर्फ सॉल्यूशन देख के कुछ नहीं होगा, तो फटाक से वीडियो को पॉज कर लो, अच्छी तरह से समझ लो। एंड 1 to 8 and 9 ये क्वेश्चंस मैंने कर दिए है, बट इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस है वो अभी के अभी आपको सॉल्व करना है। एंड कुछ भी डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।